आज के करंट अफेयर्स की क्लास में प्रतियोगिता दर्पण का तो मसला नहीं है, लेकिन जनवरी के कुछ न्यूज हैं जो चर्चा में थे और हमने भी आपको कह रखा है पहले से कि प्रतियोगिता दर्पण हम लोग का बेसबुक होगा करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका बेसबुक हम लोग क्या बनाते हैं, एनसीईआरटी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से करेंट के लिए हम लोग बेसबुक किसको लेके चल रहे हैं, पीडी को लेके चल रहे हैं। अनेकों किताब हैं लेकिन हम लोगों ने पीडी को बेसबुक बनाया है करेंट के लिए, और करेंट का बेसबुक हमने पीडी को बनाया है। करेंट का भी बेस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ही मिलता है। वैसे पीडी चूंकि फरवरी तक क्लियर है तो मार्च का पीडी आएगा तो मार्च के पीडी पे बात होगी, लेकिन फिलहाल मैंने कहा था कि जब पीडी पे काम खत्म हो जाएगा हम लोग का तो हम लोग जो न्यूज है, ठीक है, जो डेली पेपर में होते हैं या फिर संसद टीवी पे किसी तरह का कोई इशू पे बात की जाती है, उसमें से जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस पर बात की जाएगी। नहीं तो न्यूज़ तो कई थे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को डेली न्यूज पढ़ना चाहिए। चाहे हम कितना भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ा दें, चाहे किसी भी महान टीचर से कुछ भी पढ़िए आप, लेकिन आपको कोई ना कोई एक पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लोकल पेपर हो चाहे वोकल पेपर हो, आपको एक पेपर पढ़ना चाहिए। उससे कई चीजें मायने रखते हैं। आपके शब्द जो विन्यास हैं या फिर सेंटेंस का जो या वाक्य विन्यास है, नहीं फिर भाषा के स्तर पे, नहीं फिर शब्दों का जो स्टॉक है वो बनता है, वो कंट्रोल करते हैं आप, है ना। तो डेली न्यूज चाहे हम कितना स्पेशली पीडी पे काम करें या डेली न्यूज में से हम तो मान लीजिए कि 10 गो पेपर का लेख पढ़े होंगे तो उसमें से कुछ लगा कि इस पे चर्चा होना चाहिए, बाकी में कोई काम का चीजें नहीं है। लेकिन हो पेपर डेली पढ़ने से क्या होता है कि कुछ चीज काम के हो चाहे नहीं हो, ठीक है, वो सेंस को बहुत डेवलप करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पहला टॉपिक है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन पे 4 गो बात हम लिखवा देंगे, काम चल जाएगा आपका। लेकिन 4 बातें केवल कर लेने से उस टॉपिक पे आपका वो उस स्तर का सेंस क्लियर नहीं होगा जिस स्तर का होना चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का मतलब ही नहीं होता है कि एक लाइन लिखा उसके मतलब कहाँ हुआ और राष्ट्र प्रधान राष्ट्र शिखर सम्मेलन हुआ, वर्चुअल हुआ, हो गया। वहां पे किस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रेजेंट किया, उनकी भाषणों में क्या था, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग जब क्लास करते हैं तो तमाम विषयों पे तमाम नजरिए से बात करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए आप लोग का पढ़ना, हम 4 गो न्यूज लेकर आए हैं लेकिन पढ़े हैं 400 न्यूज नहीं। तो हम ये कहते हैं कि वो 400 आपसे क्यों छूटे। पेपर पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि सबका आप नोटबुक ही बनाए। नोटबुक के लिए तो हम चलिए उसमें से छांट लिए कि ये चीजें ही महत्वपूर्ण है, बाकी पढ़ने से जो आपका व्यक्तिगत जो विकास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान रखेंगे, सब कुछ सर कैप्सूल में करके दे देंगे, दे देते उसी में से आ जाता, इस सब तरह के सेंस से थोड़ा सा ऊपर उठने की आवश्यकता है। दौर बदल रहा है, प्रश्न का ट्रेंड बदल रहा है, प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। निश्चित रूप से जागरूक होइए, आपकी जागरूकता बहुत जरूरी है। टॉपिक है, पहला टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक पे बात करनी है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है
कि एक तो पहली बात कि ये शिखर सम्मेलन है और भारत और मध्य एशिया बाइलैटरल है, भारत के संदर्भ में है, ठीक है। और मध्य एशिया की भी कई कंट्री हैं जो जिसके साथ भारत का शिखर सम्मेलन हो रहा है, और ये एक वर्चुअल प्रकार का, मतलब कि आभासी तौर पे इसमें भारत शामिल होगा, इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। तो भारत का मध्य एशिया शिखर सम्मेलन होने के नाते ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जस्ट पहले, ये अभी हुआ नहीं है, ये होगा, 27 जनवरी से शुरू होगा। यहां पे आपको मैं बता दूं कि इससे जस्ट पहले दिसंबर के अंदर भी मंत्री स्तर का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के अंदर हुआ था, लेकिन वो असफल हुआ था, है ना। कुछ विवाद की वजह से जितने भी वहां मंत्री स्तरीय विदेश मंत्री वहां पहुंचे थे उस सम्मेलन में, सब भाग के इंडिया आ गए भारतीय विदेश मंत्री से मिलने के लिए। तो कूटनीतिक असफलता पाकिस्तान को हाथ लगी थी और उसमें भारत को कूटनीतिक विजय प्राप्त हुआ था। लेकिन यह महत्वपूर्ण यहां पे इसलिए हो जाता है, एक तो भारत मध्य एशिया के बीच में प्रथम शिखर सम्मेलन है। ये शिखर सम्मेलन का मतलब है कि जहां राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे, राष्ट्राध्यक्ष, कोई विदेश मंत्री नहीं भाग लेंगे या कोई मंत्री या कोई आपका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। तो राष्ट्राध्यक्ष का मतलब या तो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी कि किसी भी देश का वो व्यक्ति जो वैदेशिक रूप से, जैसे भारत का प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कहीं कहीं का राष्ट्रपति करते हैं। तो जहां का जो मेन प्रधान या अध्यक्ष होगा वही सम्मेलनों में भाग लेगा, वैसे ही सम्मेलन को शिखर सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट, अब इसमें क्या क्या हुआ, क्यों ये जरूरी है। देखिए, जब आप मध्य एशिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश भाग लेंगे और किसके साथ भारत ये मीटिंग करेगा, और क्यों जरूरी है भारत का मध्य एशिया के साथ इस तरह का रिलेशन, ठीक है। क्यों भारत मध्य एशिया में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर भारत का मध्य एशिया के साथ संबंध को विस्तार देना, ठीक है, भारत को कितना या भारत के लिए कितना हितकर है, नहीं है। इन तमाम सोच पे आपको विचार करना चाहिए, ठीक है। मेंस के लिए भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पीटी में भी पूछे जा सकते हैं। पीटी और मेंस में कोई अंतर नहीं होता, सीधा सा मतलब बस इतना अंतर होता है कि अगर हम पूछ दे कि भारत का मध्य एशिया के साथ संबंध का विस्तार देना भारत के नजरिए से कितना हितकर है, व्याख्या करें। और इसी को हम अगर केवल व्याख्या शब्द हटा दे और कितना हितकर है ए बी सी डी में विकल्प में दे दे, तो उसी में से आंसर लेना पड़ेगा। व्याख्या करे कर दे तो मेंस आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। नहीं तो बस जब यूपीएससी के एग्जाम देने जाते हो, या अब आज के डेट में जिस तरह से बीपीएससी में या पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको तमाम नजरियों पे बात करना चाहिए, या फिर आपको एक चिंतन करना चाहिए, एक सोच रखना चाहिए। यानी कि हर विषय पे काम कीजिए तो उस पर एक सोच बनाइए। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2022 को ये फिर आगे भी रिपीट तो होगा ही, जब ये हो जाएगा बैठक तो फिर रिपीट भी होगा, प्रतियोगिता दर्पण में भी ये आएगा। तो कई चरणों से गुजरेंगे हम लोग। तो वर्चुअल प्रारूप में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन
शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेगा, कि पहली बैठक का मेजबानी करेगा। तो भारत, ये जो मध्य एशिया के बीच में जो पहली शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसका मेजबानी भारत ही करेगा, है ना। और ये वर्चुअल प्रारूप होगा, आभासी, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जाएंगे, है ना, कहीं। जो भी देश है, ये जो भी आपने देशों के नाम लिखा, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इसमें भाग लेंगे। यानी कि ये जो मध्य एशिया के कंट्री हैं, ठीक है, ये जो भाग लेंगे इस भारत के साथ शिखर सम्मेलन में, तो इसमें मुद्दा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अभी मध्य एशिया का सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक अहम मुद्दा बना हुआ है। सारा मध्य एशिया का, एक बार नरेंद्र मोदी जी 2015 में लगभग मध्य एशिया का दौरा किए थे, जब बहुत विवाद हुआ था उन पे कि ये जो प्रधानमंत्री नया वाला बना है, ये देश में रहता ही नहीं है, ये तो जब देखिए विदेश में भागे रहते हैं, विदेश ही भागे रहते हैं। तो ये जो आप मध्य एशिया के साथ जो एशियाई जो शिखर सम्मेलन आप कर रहे हैं, ये 2015 में उसका ये बैकग्राउंड तय कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि सभी देशों में घूम घूम कर उन्होंने इस बात के लिए सभी देशों को मनाया होगा कि कहीं मध्य एशिया का एक शिखर सम्मेलन टाइप का, या एशियाई शिखर सम्मेलन या एशियाई सम्मेलन कुछ होना चाहिए मध्य एशिया का, ठीक है। और इसके लिए मध्य एशिया के देश एकजुट होने स्टार्ट किए होंगे, और भारत का इसमें यह हित था कि ये जो भी मध्य एशिया के देश है, तेल के मामले में, नेचुरल गैस के मामले में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का इसमें इंटरेस्ट है, भारत अफगानिस्तान में बहुत निवेश कर चुका है, मध्य एशिया में और भी निवेश कर सकता है। यह शिखर सम्मेलन इस संदर्भ में भी हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो निवेश किए गए हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। अफगानिस्तान को किस स्तर पर हम लोग अफगानिस्तान का फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं अगर मौका मिला तो, तमाम तरह के संदेश या मैसेज देना चाहता होगा भारत, है ना। यानी कि मध्य एशिया के अंदर भारत एक मजबूत उपस्थिति प्रेजेंट करने के लिए यह शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और 2015 से भारत का मध्य एशिया के अंदर इतना इंटरेस्ट लेना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। कुछ रीजन क्या हो सकता है, कुछ पॉइंट से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिख ले कि मध्य एशियाई देशों के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंध का यह प्रतिबिंब है। मध्य एशियाई देशों के साथ बढ़ते संबंध का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है कहीं ना कहीं मध्य एशिया के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और विस्तार देता है। तो ये जो मध्य एशियाई देशों के साथ बढ़ते संबंध का जो प्रतिबिंब है, जिससे क्या होगा, ये मध्य एशिया के साथ भारत के जो संबंध विस्तारित हो रहे हैं, इसका एक टेक्निकल टर्म यहां से निकलता है और वो टर्म है विस्तारित पड़ोस। विस्तारित पड़ोस, एक्सटेंडेड नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड। ये जो शब्द आपने देखा विस्तारित पड़ोस या एक्सटेंडेड नेबरहुड, ये एक डॉक्ट्रिन टाइप का है, जैसे नेहरू डॉक्ट्रिन, गुजरात डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन,
है ना, विस्तारित पड़ोस एक्सटेंडेड नेबरहुड डॉक्ट्रिन, या लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक एक्ट पॉलिसी, इस तरह के जो पॉलिसी हैं कुछ उसी तरह का है ये विस्तारित पड़ोस एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। यहां नेबरहुड एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी से पीटी को भी केंद्र में रख के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से मेरे पढ़ाने का मूल उद्देश्य है कि पीटी में क्वेश्चंस पकड़ में आए, लेकिन अगर इस पे बढ़िया से अमल करें तो जो करंट के क्वेश्चंस, आईआर के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, यूपीएससी में या बीपीएससी में, वो भी यहां से पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो विस्तारित पड़ोस एक्सटेंडेड नेबरहुड का ये हिस्सा है, यानी कि जो भारत का मध्य एशिया के साथ जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की जो पॉलिसी है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, उसी का एक हिस्सा इसे मान लीजिए। ठीक है, और इसी विस्तारित पड़ोस एक्सटेंडेड नेबरहुड जो पॉलिसी है, इसी को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी 2015 के अंदर पूरे मध्य एशिया का यात्रा किए थे। और ये जो देशों का मैंने नाम लिया है ना, चाहे वो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये संघाई कोऑपरेशन के भी सदस्य देशों में से आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इनकी इस तरह की नीति मध्य एशिया के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं भविष्य में भारत के लिए, क्योंकि आपको ये पता है कि मध्य एशिया के अंदर तेल से लेके नेचुरल गैस से लेके अपार संपदा है, वहां पे अपार भंडार है, अकूत भंडार है ना, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। भारत वहां निवेश करना चाहेगा, अफगानिस्तान के अंदर निवेश कर रहा था, है ना, काफी कर रहा था, लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन के बाद निश्चित रूप से मध्य एशिया के अंदर इस तरह के शिखर सम्मेलनों को बुलाना, भारत का मेजबानी करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी है और मेरे वही भाषण देंगे चूंकि मेजबानी वही कर रहे हैं। 27 जनवरी से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी से। और चूंकि शिखर सम्मेलन है तो अपने तरफ से, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ही इस वर्चुअल समिट का हिस्सा होंगे और भारत ही मेजबानी कर रहा है, तो मेजबान होने के नाते भारत क्या बोलता है इस विषय पर, है ना, मोदी जी की क्या इस विषय पे प्रस्ताव होता है, वो देखने की चीज होगी। 27 तारीख के बाद आपका नजर होना चाहिए। बाकी तो प्रतियोगिता दर्पण में आगे आएगा ही। दूसरा टॉपिक मैंने लिया जनवरी से, कई चीजें मिस भी हुई होंगी, एक क्लास में संभव नहीं था सभी तथ्यों को उजागर करके आप तक प्रेजेंट करना, लेकिन दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मैंने लिया है आज के क्लास में। दूसरा टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस बैठक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन। अब यहां तो इनका संबोधन हो चुका है, तो क्या क्या संबोधन किए हैं ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब दावोस जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में है, ठीक, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो भी स्विट्जरलैंड पे है, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है, लेकिन बैठक जो है वो दावोस में होती है, जो स्विट्जरलैंड में। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये स्विट्जरलैंड है, तो समझ जाइए कि दावोस यहां पे है तो जिनेवा यहां पे है,
इतना का अंतर है। यहाँ दावोस है और यहाँ जिनेवा है। सारी बैठकें जिनेवा में होती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में होता है। अब कई शहर हैं जिसका नाम आप सुने होंगे स्विट्जरलैंड के, एगो जिनेवा ही नहीं सुने होंगे, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से केवल आप दावोस का ही नाम नहीं जानते, बैसल का भी आपने नाम सुना, बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3, ऐसे कई बैठकें हैं जो हुई हैं बैंकिंग को लेके। तो खैर अभी तो हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेके बात करनी है। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा मंच है जहां पर विश्व के कई देशों के अर्थशास्त्री पहुंचते हैं या फिर प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं। लेकिन दरअसल क्या है कि कोरोना की वजह से लोग गए नहीं हैं, ठीक है। ये मीटिंग वर्चुअल हुई है, वर्चुअल उपस्थिति भारत ने वहां पे दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण है। और मोदी जी भाषण क्या देंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी के मालिक मान लीजिए हम हैं, और अपने सीईओ को हम कहीं भेजेंगे कि अपनी एक प्रोजेक्ट देके कि इस प्रोजेक्ट को जाइए इस देश में इस कंपनी के साथ आप बात कीजिए, किसी एक कंपनी के साथ बात कीजिए और वहां प्रेजेंट कीजिए हमारी कंपनी के काम को, हमारी फैसिलिटीज को, है ना, कि हम कैसे किसी के साथ संबंध बनाते हैं, कैसे जुड़ते हैं और कैसे हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों के लिए कितने फायदेमंद होंगे, जाइए प्रेजेंट कीजिए, है ना। तो वो जाता है प्रोजेक्ट लेकर वो और अपनी कंपनी के बारे में एक बेहतर डिलीवर करता है, और उसके बाद वो वहाँ का प्रोजेक्ट लेता है, फिर भारत में वो प्रोजेक्ट लेकर आता है, फिर कंपनी को उससे एक सहयोग मिलता है और फिर कंपनी उस पर फिर अपना आगे बढ़ती है, फिर उसका कमाई बढ़ता है, फिर उसका रोजगार बढ़ता है, तमाम तरह की चीज़ें। यानी कि उसी प्रकार से भारत है या उसी प्रकार से कई देश हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जाते हैं स्विट्जरलैंड में दावोस, जहां पे अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमने अर्थव्यवस्था के इस संकट के दौर में भी, इस कोरोना काल के भी दौर में मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम सस्टेन बना के रखा है। आप अगर चाहें तो भारत में आकर निवेश कर सकते हैं। टोटली पूंजीवादी दृष्टिकोण से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कई देश वहां पहुंचते हैं और वहां मीटिंग करते हैं, ठीक है। कभी माने आपके जो वित्त मंत्री है वो भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं। दरअसल क्या है कि पूंजीवादी देशों का एक तरह का एक संगठन मान के चलिए ये, जिनमें सब लोग लाल पियर हरियर ड्रेस पहन के पहुंचते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में दावोस। इतना खर्चा होता है ना, लोग जाते हैं, 10 दिन तक चलता है, जनवरी में अक्सर होता है, नहीं, पर्वतों के पीछे से जो झांकते हुए बादल हैं, सूर्य है ना, उसको खूब देखते हैं, इठलाते हैं, बहुत खूब बढ़िया अच्छा माहौल लगता है, नहीं। और एकदम से जब बैठक होगा तो फिर अगली सुबह विश्व के सभी पेपरों में मेन पृष्ठ पे एकदम रंग बिरंगे रंग में आएगा और आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है, उस पर बात चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा है। क्या क्या कहा है हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन आपको यह भी एक तरफ देखना होगा कि पूंजीवाद की हमेशा से एक चुनौती समाजवाद रहा है। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी कोई मंच नहीं है? तो निश्चित रूप से जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसी प्रकार से वर्ल्ड सोशल फोरम भी है, नहीं, वर्ल्ड सोशल फोरम जिसकी स्थापना 2001 के अंदर ब्राजील में हुआ था, नहीं। और ये जो ब्राजील है ब्राजील बीपीएससी के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए तो ये पूरा ब्राजील आपके सामने है। और यहां पे आप देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो है, यहां आप देख रहे हैं इस पोजीशन पे पोर्टो एलेग्रे है। यहीं पे पोर्टो एलेग्रे में ही
वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना हुई थी 2001 के अंदर, जिसकी संस्थापक थे, उनका मैं नाम बता देता हूं, चिको विटेकर। चिको विटेकर, पोर्ट एलिग्रो में। और देखिए यहीं पे रियो डी जेनेरियो और पोर्टो एलिग्रो के बीच में एक जगह है सौ पोलो, और सौ पोलो के नीचे सेंटोस है, सॉन पोलो नहीं, सेंटोस इसी पोजीशन पे है, सेंटोस। ठीक है, तो मेरा हमको बताना था पोर्ट एलिग्रो, जो पोर्ट एलिग्रो है वहां पे वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी कि ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है लैटिन अमेरिका का। इसका मतलब है कि ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है, उस वर्ल्ड सोशल फोरम में लैटिन अमेरिकी देशों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। ठीक है, आगे हम जब चलें, जब आगे की हम बात करेंगे, तो मैं बस इसलिए आपको वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में चर्चा कर दिया क्योंकि आम तौर पे वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, बताते भी नहीं है, सीधे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम भी चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रतिस्पर्धा के तौर पे आया था, तो ये भी जनवरी में ही बैठकें करता है। लेकिन आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चर्चाएं हर जगह हो रही होंगी, लेकिन वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठकों की नहीं होगी, क्योंकि इसकी जब बैठकें होंगी तो लोग झोला ओढ़ के, झोला आते हैं टांग टांग के, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर रख लेंगे, आप पर्ची बांट देते हैं, और फिर उसके बाद अपन अपन प्रस्ताव रख के चल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बिहान भइला पेपर में 7वां 8वां 9वां पेज में कोनो कोना में वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में 4 गो लाइन लिखा रहेगा, तो उससे क्या पता चलेगा। ठीक है, ये पूंजीवादी देशों का फोरम है ना, यहाँ पे बहुत पैसा खर्चा होता है, खूब लाल पीले हरियर से रंगवा रंगवा के पेपर में आता है, खूब आदमी देखता है। ठीक है, ऐसे तो लोगों को समाजवाद पसंद बहुत है ना, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चर्चा करना ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। कारण यही है कि अर्थयुग है, ठीक है, और अर्थयुग में पूंजीवाद का निश्चित रूप से पकड़ है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, तो निश्चित रूप से उसकी बात करनी होगी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जिनेवा में स्विट्जरलैंड में 1971 में हुआ था। और ये जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में बैठक हुई है वो वर्चुअली हुई है। ठीक है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है, और हम वो बातें वर्ल्ड मंच पे रखेंगे जिससे विश्व हमसे प्रभावित हो, विश्व हमारे देश में आए निवेश करने। ठीक है, हम खुद को वहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भारत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैश्विक मंच पर अर्थव्यवस्था के। ठीक है, जिससे भारत के बाजार में लोग इंटरेस्ट ले। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेशकों के लिए अनुकूल है, इसलिए हम ये बात अपना रखेंगे कि आप विदेशी लोग आए, भारत में पैसा निवेश करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भारत ने क्या क्या किया है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को कहा है कि कितना मजबूत है, और आप यहां पे अगर आते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे में मोदी जी ने एक बात कहा कोविड-19 को लेके, कोविड-19 को लेके उन्होंने कहा कि हमने विश्व की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया, विश्व की सबसे, अब आप यूं समझ लीजिए, विश्व की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन, यानी 160 करोड़, अगर 80 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन दे दिया गया है और डबल डोज दे दिया गया है, तो आप 160 करोड़ डोज दे दिए हैं। जब ये वैक्सीन बनकर आई थी तो व्यक्तिगत रूप से अगर एक सिरिंज का 1200 कीमत था, तो प्लस 1200 डबल डोज का मतलब 2400 रुपया, 2400 रुपया व्यक्तिगत स्तर पे 2400 रुपया बचा आपका, क्योंकि ये वैक्सीनेशन 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया गया है। ठीक है, तो जब विश्व को हम ये समझाएंगे, विश्व आर्थिक मंच पे ये बात कहेंगे
कि भारत 80 करोड़ बहुत लोगों की जनसंख्या नहीं है, 80 करोड़ लोगों को हमने डबल डोज दे दिया है, तो ये मान के चलिए कि भारत ने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया, ठीक है, और उसके आंकड़े भारत ने विश्व के सामने रखा। तो विश्व को ये इस बात का को लेकर लोहा मानना होगा, बात को सुनेगा, फिर बाद में सवाल भी करेगा, मैं बताऊंगा कि क्या किया। तो हम अभी गिनवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अब व्यक्तिगत रूप से 2400 अगर 160 करोड़ का अगर डोज जोड़ ले तो समझ जाइए कि भारत इतना पैसा आपके वैक्सीनेशन पे खर्च किया है, ये कहां से खर्च होता है, ठीक है, और ये इतना खर्च किया है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे संदेह किस बात की? नहीं, कौन लोग हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे संदेह करेंगे? भारत के अंदर आप राजनीति कर लीजिए, वैश्विक स्तर पे बात ये रखेंगे मजबूत तरीके से कि भारत के साथ अगर मिलकर हम व्यवसाय करें, निवेश करें, तो भारत एकदम सुरक्षित जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल कोविड वैक्सीनेशन को ही लेकर उन्होंने चर्चा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के विषयों पे बात किया और उसमें पॉजिटिव तरीके से भारत को प्रेजेंट किया, सकारात्मक अप्रोच के साथ भारत को प्रेजेंट किया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को तो के बारे में तो आपको पता ही है कि यह एक आभासी मुद्रा है, वर्चुअल मुद्रा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में कई प्रकार के हो सकते हैं करेंसी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, ये सारे कॉइन जो हैं क्रिप्टो करेंसी के ही हिस्सा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी ही है। तो बिटकॉइन बहुत चर्चित क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा जो दिखता नहीं है, आता तो ये हॉट मुद्रा के अंतर्गत ही है, गर्म मुद्रा के अंतर्गत ही है, दिखेगा नहीं, छू नहीं सकते आप इसको, है ना। और इस जैसे कि काम तो डॉलर और रुपया जैसा ही करेगा, लेकिन क्या है कि डॉलर और रुपया को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने देश की एक सेंट्रल संगठन है, जैसे भारत में आरबीआई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रण करने के लिए कोई संगठन नहीं है, ठीक है। और ये कंप्यूटर के माध्यम से चीजें संचालित की जाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है निश्चित रूप से, माने कि इसमें आभासी मुद्रा में, ये एक तरह का आभासी मुद्रा में निश्चित रूप से रिस्क रहता है। लेकिन भारतीयों का कहना है कि अभी तक भारत का इस पे स्टैंड है कि अभी तक भारत में उन व्यक्तियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जिनके 1000 रुपया डूब जाने से या 1000 रुपया बन जाने से, है ना, जीवन के में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अभी उस स्तर पे क्रिप्टो करेंसी का असर नहीं गया है, इस कारण से भारत अभी इन विषयों पे विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आगे इस बात को लेकर भारत ने चिंता व्यक्त किया है कि जिस मुद्रा का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सेंट्रल कोई संस्था नहीं है जो इसको कंट्रोल करे, तो इस पर हम इजाजत देंगे कि नहीं देंगे, इस विषय पर भारत विचार कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी पे भी बहुत, हाँ, कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लाइसेंस दे रखा है, जैसे एल सल्वाडोर जैसे देश, वो तो बिटकॉइन एक शहर का ही निर्माण कर रहा है। लेकिन भारत अभी भी अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर उस स्तर पे जाके नहीं किया है। लेकिन उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा किया कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को लेके जो बात कही, या फिर उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज को लेके बात कही, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत के अंदर आर्थिक सुधारों की रफ्तार जारी है, रफ्तार जारी। आप उस स्थिति में आके कह रहे हैं जब ये 3 कोरोना आप वेव को झेल चुके हैं, तब आप कह रहे हैं कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार जारी है, भारत का रफ्तार धीमी नहीं पड़ा है, ठीक है। तो आर्थिक सुधारों की रफ्तार जारी है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये बात क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप
कोरोना की वजह से जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, आप वहां ये कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक सुधार तेज गति से चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। केवल यही आप नहीं कह रहे हैं, आप यह भी कह रहे हैं कि भारत ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचा रहा है भारत। 80 करोड़ लोगों तक भारत मुफ्त राशन पहुंचा रहा है, यह विश्व को पता चलना चाहिए। नहीं कि भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचा रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाना और 160 करोड़ फ्री में डोज दे देना। नहीं, ये किसी भी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए सोचने का विषय है कि भारत ये कैसे कर पा रहा है। नहीं, भारत ये कैसे कर पा रहा है? क्या दूसरे देशों से खाद्य सामग्री मंगवा रहा है कि भारत के पास इतना स्टॉक है? नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक मंच पे और क्या बातें रखी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि और ये जो 160 करोड़ जो डोज है भाई साहब, ये 1 साल के अंदर में हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए 4 साल लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग को, इसके अलावा ये सब चीज समझते चलिए, इससे एक आइडिया डेवलप हो रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 16 सेक्टरों, हो सकता है कि यहां से प्रश्न ना आए, लेकिन यहां से जो आपका अप्रोच, जो विजन बन रहा है, उस पे फोकस कीजिएगा। 16 सेक्टरों में शुरू की गई 26 अरब डॉलर, 26 अरब डॉलर के PLI स्कीम का चर्चा किया उन्होंने। यानी कि उनका यह कहना है कि इतना खर्च हम किस लिए कर रहे हैं कि भारत में कोई भी स्टार्टअप, कोई भी व्यवसायिक अगर भारत में स्टार्टअप करना चाहे तो उसके लिए हम बेहतर माहौल दे रहे हैं, कई अड़चनों को हम दूर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भारत के अंदर रोजगार का विकास हो सके। कोई भी विश्व के निवेशक भारत में आएंगे तो निश्चित रूप से यह फायदा होगा। ये जाके विश्व मंच पे ये बात क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके देश से, और आपके देश में निवेश करना, है ना, के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा होगा कि ईज ऑफ डूइंग। बिहार में एक बार प्रश्न भी आया हुआ है, ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग के तहत पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना का भी उल्लेख किया है। पीएम गति शक्ति योजना का भी उल्लेख किया है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत क्या करना है? पीएम गति शक्ति योजना के तहत कई प्रकार के मंत्रालयों को एकीकृत कर देना, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति योजना है मंत्रालयों के एकीकरण से संबंधित, जिससे कि अगर मंत्रालयों का हम एकीकरण करेंगे किसी विकास कार्य के लिए तो इससे खर्च कम आएंगे, ठीक है।
का उल्लेख किया है। खर्च भी कम आएंगे। गति शक्ति योजना के तहत परियोजनाओं को भी रफ्तार दिया जा सकता है। परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए जो भी परियोजनाएं हैं उसको तीव्र गति से हम कंप्लीट कर पाएंगे अगर इस तरह के पीएम गति शक्ति योजना इसलिए लाई गई ईज ऑफ डूइंग के तहत कि जो भी परियोजनाएं हैं उसको उसमें गति प्रदान किया जाए ताकि समय पर सब कुछ कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा वो क्या बता रहे हैं विश्व को, इसके अलावा विश्व को वो क्या बता रहे हैं उस आर्थिक फोरम जो वैश्विक बैठक है दावोस के अंदर, दावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन तमाम बातों के अलावा और क्या बता रहे हैं कि बात खाली बड़ाई अपना अपन कर रहे हैं मोदी जी, बड़ाई वैश्विक मंच पे कि विश्व हमसे प्रभावित हो कि देखिए हम एक संकट घड़ी में क्या क्या कर रहे हैं, है ना। उफेर में मत रहिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है। एकदम आप आइए, वेलकम है, हम आपको सुरक्षा देंगे, रक्षा देंगे, टैक्सों कम कर देंगे आपके लिए। काहे ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब विदेशी निवेशक भारत में आएंगे तो अपने यहाँ रोजगार बढ़ेगा ना, विदेशी मुद्रा भी आएगा, अपने यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा तो जीडीपी भी ग्रो करेगा। और क्या बता रहे हैं वो विश्व को कि कारोबार शुरू करने में रोड़ा बनने वाली 2600 से ज्यादा, ये तो चर्चा में भी रहा था, 2600 से ज्यादा अड़चनों को दूर किया गया है। अड़चनों को दूर किया गया है। अड़चनों को दूर किया गया है और साथ ही क्या किया गया है, इसी के साथ ये भी किया गया है कि कॉरपोरेट टैक्स को निचले स्तर पर लाया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को निचले स्तर पर लाया गया है। ये लिख लिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। जी सर। ओके, देखिए और उन्होंने दुनिया को क्या बताया उस मंच से कि कारोबार शुरू करने में रोड़ा बनने वाली हमने 2600 से ज्यादा अड़चनों को दूर कर दिया है। तो जो भी आप कारोबार शुरू करने में भारत में छोटी छोटी अड़चनें आती थी अब उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही मैंने कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम कर दिया है। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है निगम कर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे पर लगाया जाता है। तो भारत में इस पे क्या हुआ बात कि भाई देखिए नहीं तो मोदी सरकार क्या कर रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दी, जनता से पैसा चूस लेती है, गरीब आदमी के पैसा चूस लेती है। अब बड़का बड़का पूंजीपति लोग के टैक्स कम कर देती है। खूब विवाद हुआ, ये तो पूंजीवादियों का सरकार है भाई, पूंजीवादियों का सरकार नहीं होता कि दावोस में जाके क्या कर रहे हैं। दावोस के इस आर्थिक फोरम वाले बैठक में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है भारत? नहीं लेना चाहिए, और हमेशा से लेता आ रहा है। वहां पे जाकर हम झाल बजाएंगे कि बताएंगे अपने बारे में। कॉर्पोरेट टैक्स किसके लिए? आप तो यहां लग गया कि अरे तो अंबानी के लिए, अडानी के लिए, अडवाणी के लिए, पता नहीं किस 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 के लिए ये टैक्स कम कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स जाएगा ही, आमतौर पर यही ध्यान जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों या बड़ी बड़ी पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया और गरीबों को चूस लिया। भाई साहब ये कॉर्पोरेट टैक्स को निचले स्तर पे लाया गया इसलिए कि जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत का बाजार है, विश्व के निवेश के अनुकूल बनाया जा सके। तो यहां पे आप लिख लीजिए एक लाइन इसके साथ कनेक्ट करके कि यहां कोई यहां निवेश करना चाहे भारत में, कोई यहां निवेश करना चाहे, कोई यहां निवेश करना चाहे तो उसे कम से कम टैक्स देना होगा।
कोई यहां निवेश करना चाहे तो उसे कम से कम टैक्स देना होगा। तो ये थोड़ा सा अंबानी अडानी से हट के सोचिए बात को, कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का मतलब यहां यह है कि कोई यहां निवेश करना चाहे भारत में तो उसको कम से कम टैक्स देना होगा भारत के अंदर। ठीक है, यह भी एक सुविधा है। और इससे क्या फायदा होगा भारत को, कि जो भारत का बाजार है वो विश्व निवेश के अनुकूल बनेगा। भारत का जो बाजार है विश्व निवेश के अनुकूल, विश्व निवेश के अनुकूल बनने का मतलब है भाई साहब कि जो वैश्विक कंपनियां हैं भारत में आएंगी तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगा और इससे हमारा रहन सहन, खान पान, राष्ट्रीय आय, हर तरह की चीजों पर फर्क पड़ेगा। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स को निचले स्तर पर ले जाने के पीछे रीजन ये है ना। लेकिन इसको निश्चित रूप से बड़ा ही डाइवर्ट करके बताया जाता है कि नहीं, ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया गया है और गरीब आदमी के चूस लिया गया है। तो ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये विदेशी लोग जो आएंगे भारत के अंदर निवेश करने के लिए तो क्या देख के आएंगे। ठीक है, आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या देख के आते हैं कि मास्टर साहब खराब पढ़ाते हैं कि बढ़िया पढ़ाते हैं, ये देख के ना आते हैं क्या सुविधा है, नहीं है कि नहीं। चीफ एंड बेस्ट, आपको ये भी लगता है कि नहीं चलिए एकदम कम से कम पैसे के खर्च में भी हमको ये सुविधा मिल सकता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आप कहीं भी जाते हैं तो इस तरह की चीजें देखते हैं तो और दिखाने का भी लोग प्रयास करता है कि देखिए हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है, आप आइए, हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो लोग हमसे आकर्षित हों और जिस लेवल पे, अगर एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन लेवल पे लोग प्रभावित करते हैं आपको, लेकिन आर्थिक मसला है तो आर्थिक लेवल पे हम प्रभावित कर रहे हैं विश्व को, ताकि विश्व आके हमारे देश में निवेश कर सके। और भारत में तभी कोई वैश्विक कंपनियां भारत में आकर निवेश करेगी जब भारत का बाजार विश्व निवेश के अनुकूल बनेगा। नहीं तो हम भारत के बाजार को विश्व निवेश के अनुकूल बनाना चाहते हैं ताकि वैश्विक निवेशक भारत में आए। नहीं तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को निचले स्तर पर लाया गया है और ये मोदी जी बता रहे हैं आर्थिक फोरम के मंच पर से। ठीक है, और लोगों को देख के एकदम आकर्षित होना इस बात से। उसके अलावा भी कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी सेक्टर में, मैं बोल देता हूं मुंह से, आप लोग बस ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर में भी भारत की वो ताकत को बता रहे हैं और बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। भारत पूरे विश्व में रिकॉर्ड स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का आईटी सेक्टर कितना ताकतवर है, यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं विश्व को। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स, मतलब कि जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, है ना, उस मामले में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे आता है, जहां पे भारत में आके लोग स्टार्टअप करते हैं और उनको बेहतर सुविधा और बेहतर आउटपुट मिलता है। ठीक है, और भारत में आप इसलिए भी आए कि भारत इतना अस्थायी देश हो चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में कि अगले 25 वर्षों की नीतियां बना रहा है। 25 वर्षों की नीतियों पे काम कर। अभी हाल ही में मोदी जी, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर, ने अगले 25 वर्षों का एक प्लान बनाया है अमृत महोत्सव के अंतर्गत। जब भारत विश्व में जब 100 स्वतंत्रता दिवस मनाएगा आज से 25 साल बाद, तब भारत कहां होगा। उन्होंने लाल किले से भाषणों में कहा था कि ऐसा है कि आज से 25 साल बाद जब भारत 100 वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, भले उस समय प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, है ना, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर उस समय क्या बोलेंगे, है ना, उसका निर्धारण वो आज वो कर रहे हैं कि अपने प्लान में
25 वर्षों की नीतियां बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25 वर्षों के आगे की नीतियां भारत बना रहा है, इसलिए वैश्विक निवेशक भारत में आएंगे तो उनका निवेश एकदम सुरक्षित और सस्टेनेबल सतत होगा। और भारत के अंदर निवेश करना एकदम सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि भारत की स्थिति देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोग 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष की बनाते हैं योजना, हम तो अगले 25 वर्षों की योजना पे काम कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बात। और इसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं कि भारत केवल यही नहीं कर रहा है, भारत जो है हाई ग्रोथ के साथ, साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है, हाँ, भारत जो है हाई ग्रोथ के साथ वेलफेयर कल्याण वाला बात, वेलनेस, ये सब सब ध्यान रखिएगा, वेलनेस को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वेलफेयर और वेलनेस हासिल करने का लक्ष्य। यह नहीं, खाली यही नहीं है इसमें, वेलनेस वेलफेयर और वेलनेस ही नहीं है, ग्रीन भी होगा, भारत ग्रीन भी होगा। मतलब ग्रीन भी होगा का मतलब क्या है? एक तो वेलफेयर, वेलनेस, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीन, क्लीन, क्लीन भी होगा, शब्द पे ध्यान, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, सस्टेनेबल, 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 रिलायबल, रिलायबल, रिलायबल का भी मतलब सस्टेनेबल, सततता से ही रखिए, भी होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं आपके या हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि 25 वर्ष आगे की नीति तो भारत बना ही रहा है भैया, तो आप विश्वास कर सकते हैं। साथ ही साथ हाई ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर, कल्याण की बात हम सोच लेते हैं, वेलनेस मतलब कि फील गुड जैसा भाव, ग्रीन, भारत जो है ग्रीन भी होगा और क्लीन भी होगा, मतलब क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की एक अग्रणी भूमिका भी रहेगी और भारत एक साफ सुथरा माहौल भी, साफ पर्यावरण भी, एक अच्छा हैबिटेट भी देगा और साथ ही साथ इसकी अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल और रिलायबल होगी। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप 4 शब्दों को खास ध्यान रखते हैं, जिसमें अगर किसी भी टॉपिक को सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ ले तो कहते हैं कि अप्रोच टोटली उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे आपका क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को जब आप पढ़ें तो वेलफेयर, वेलनेस, ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल को अगर आप पढ़ लें कि आप अब भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत के अंदर आप वेलफेयर के स्तर को देख लीजिए क्या है, वेलनेस के स्तर को देख लीजिए क्या है, ग्रीन के स्तर पे देख लीजिए, क्लीन के स्तर पे देख लीजिए, सस्टेनेबल के स्तर पे देख लीजिए, रिलायबल के स्तर पे देख लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस पे काम हो रहा है और हम चाहेंगे कि वेलफेयर, वेलनेस, ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल और रिलायबल ये आपके जुबान में होनी चाहिए। बातचीत के दौरान ये शब्दों का प्रयोग करें, आंसर राइटिंग में इन शब्दों का प्रयोग करें, नहीं ये आपके बातचीत में आनी चाहिए। वेलफेयर, वेलनेस, ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल, रिलायबल, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए, ये आपके स्टॉक में होने चाहिए,
भारतीय अर्थव्यवस्था की जब भी बात करें या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जब भी बात करें तो इन शब्दों को बिल्कुल, इन शब्दों पे आप बात रखें, विचार रखें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि ठीक है, सस्टेनेबल पे जब उन्होंने सस्टेनेबल की बात की मोदी जी ने, तो इस मंच पे से उनको एक सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था वेलफेयर पे काम करे, वेलनेस पे काम करे, हाई ग्रोथ के साथ साथ ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, रिलायबल भी होगा। तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है सस्टेनेबल वाली बात, क्योंकि आपकी देश की अर्थव्यवस्था में सुना जाता है या कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक विषमता वाला देश है। यानी भारत में आर्थिक विषमता बहुत है। आर्थिक विषमता का मतलब यह है कि भारत में गरीबी और अमीरी का बहुत ज़्यादा बड़ा खाई है, और यहाँ पे कुछ गरीब जो लोग हैं वो हाशिए पे छूट जाते हैं, भुखमरी की स्थिति है। तब आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल है और हम आप पे भरोसा करें? तब मोदी जी ने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया, जिसका सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है, ताकि इस तरह की स्थिति डेवलप ना हो, इस तरह की स्थिति ना बने, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। और इस कोरोना काल में भी जब भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे सकता है, तो भारत की सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था पर भरोसा किया जा सकता है। कहां पे गरीबी है, कहां पे भुखमरी है? जब भारत 80 करोड़ लोगों को बैठाकर राशन मुफ्त में दे सकता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को यूं ही बदनाम करने का प्रयास न किया जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा है भी तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और काम करने का एक नमूना आप देख सकते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। निश्चित रूप से इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरीके से वैश्विक मंच पर भारत ने अपना भारत की आर्थिक अप्रोच रखा, जिससे कि विश्व की कई निवेशक हमारे देश से प्रभावित हों और हमारे देश में आए। ठीक है, और निवेश करें, और हमारे देश के अंदर रोजगार की स्थिति डेवलप हो। सूक्ष्म अवलोकन करने पर यही पता चलता है। ठीक है, और निश्चित रूप से भारत के अंदर बेरोजगारी की बात होती है, वो एक राजनीतिक इशू में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो काम हो रहा है भारत के अंदर, जो चीज़ें हो रही हैं, वो निश्चित रूप से हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखा गया है, ये आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है कि ये क्या है, कैसे वैश्विक मंच पे भारत को प्रेजेंट किया गया आर्थिक दृष्टिकोण से। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। दुनिया क्या बतिया रही है, क्या कर रही है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट। आपको बीपीएससी का एग्जाम देने जाना है, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम देने जाना है, और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कीजिए। किसी भी राजनीतिक एजेंडे का शिकार मत बनिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आमतौर पे आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो फालतू का अतार्किक बन जाएंगे। ठीक है, खाली लेके ऐसा लॉजिक लेके आएंगे जिसकी कोई ऑथोरिटी नहीं होगी, ऑथराइज नहीं होगा, और आप बिना मतलब के एक मानसिक विकृति के शिकार होते चले जाएंगे। सो उससे बचने का प्रयास कीजिए, शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, और अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपका लक्ष्य जो है उसको फोकस करके उस पर काम कीजिए। तो ये आपका 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है ना। इसके साथ थोड़ा बस ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई रिपोर्ट जारी करती है। जैसे पहला रिपोर्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। दूसरा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। तीसरा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। चौथा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। पांचवा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट,
छठा वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री, जिनको भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, टाइप कर दीजिए कि अगर समय मिलेगा तो हम अपने से जवाब दे देंगे। भारत के प्रधानमंत्री तथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा तथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। और जाहिर सी बात है अभी जो भी कुछ हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है, जाके नहीं किया है, वर्चुअल किया है। यहां पे बस आप मॉरिशस के पीएम, भारत के पीएम को तो आपका नाम तो आपको पता ही है। मॉरिशस के पीएम का नाम ध्यान रखें, श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। भारत और मॉरिशस का जो रिलेशन है कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन प्रशासनिक जो रिलेशन है भारत का और मॉरिशस के साथ 1948 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, मॉरिशस के अंदर भारत हमेशा से निवेश करता रहा है। भारत की सांस्कृतिक जुड़ाव भी मॉरिशस से है ना। भोजपुर भाषी के लोग वहाँ बहुत हैं, वहाँ भोजपुरी लैंग्वेज भी आम तौर पे बोली जाती है। आप यूँ समझिए कि राजभाषा जैसी है वहाँ की। ठीक है, तो ये तो एक ऐसा तथ्य है जो सामान्य तौर पे हर भारतीयों को पता रहता है। नहीं, वहाँ के बहुत निवेशक भी भारत में निवेश करते हैं, वहाँ से कई विदेशी मुद्रा भी भारत के अंदर आती हैं। एफडीआई भी मॉरिशस से सबसे ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि एफडीआई निवेशक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में मॉरिशस का भी अग्रणी देशों में एक स्थान है। ठीक है, इसके अलावा मॉरिशस का जो पोजीशन है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या किया है, मोदी जी ने वहां पे एक सिविल सर्विसेज कॉलेज की स्थापना भी की है। वहां पे मॉरिशस के अंदर सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना। तो सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना का मतलब है कि अगर कोई भी वहां का कोई अधिकारी बनेगा तो उसको सिविल सर्विस कॉलेज के अंदर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत के अंदर भी इस तरह के सिविल सर्विस कॉलेज पहली बार कब खुला था, कोई बता सकता है? चलिए, कोई बात नहीं है, नहीं ध्यान में जा रहा होगा आपको। आपने नाम सुना होगा लॉर्ड वेलेस्ली का। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी के अंदर सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना भारत में किया था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी के अंदर हुई
लेकिन क्या हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, फोर्ट विलियम कॉलेज का था, इससे पहले एशियाटिक सोसाइटी भी था, विलियम जोस के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। 1784 में कलकत्ता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। तो उसमें भी क्या होता था कि भारतीय जो संस्कृति से संबंधित ग्रंथ थे उसके अनुवाद किए जाते थे, वहाँ भी प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ पे था फोर्ट विलियम कॉलेज में भी लगभग वही बातें थी, है ना। लेकिन यहाँ पे शुद्ध रूप से जो भी इंग्लैंड से अधिकारी आते थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज में भारत की संस्कृति से संबंधित ट्रेनिंग लेते थे। नहीं, भारत के कल्चर को समझना, यहाँ की भाषा को समझना, यहाँ के अनुशासन को समझना, यहाँ की संस्कृति धर्म का जानकारी लेना, ताकि वो अच्छे से यहाँ पे काम कर सकें या फिर प्रशासनिक कार्य करने में कोई ज़्यादा उनको दिक्कत ना आए। लेकिन 1800, ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज सिविल सर्विस कॉलेज है ये, जो वेलेजली के द्वारा ही बनाया गया था। और आपको इसका जो कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन है 1806 में रद्द कर दिया गया। और यहां से एक बार पूछा हुआ है, फिर इसी कॉलेज को ले जाया गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है हैलीवरी, यहां पे इस कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये क्या हुआ कि जो हैलीवरी में जब सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना हुई फोर्ट विलियम कॉलेज को रद्द करके, तो हैलीवरी इंग्लैंड के अंदर है। जब वहां से अधिकारी भारत आएंगे तो पहले जो बेसिक प्रशिक्षण है हैलीवरी कॉलेज में ही, हैलीवरी में ही दे दिया जाएगा, और फिर वहां से वो भारत आएंगे। अब उनको फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे संस्था में जाके प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह की प्रयास भारत में भी किए गए थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि सिविल सर्विस कॉलेज का स्थापना भारत के द्वारा मॉरिशस के अंदर प्रधानमंत्री के सहयोग से करवाया जा रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। निश्चित रूप से उस प्रशिक्षण में कुछ भारतीय जो झुकाव है भारत की तरफ, भारत की संस्कृति की तरफ जरूर होगा, क्योंकि वहाँ की जो मॉरिशस की संस्कृति है कहीं ना कहीं भोजपुरी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना, उसका वहाँ महत्व जरूर होगा। उस कॉलेज के अंदर प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा। और बाकी कई तरह की चीज़ें, बिजली उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में भारत वहाँ निवेश कर रहा है, मॉरिशस के अंदर सहयोग कर रहा है मॉरिशस को। तो मेन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन अभी वर्चुअल तरीके से मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस का अगर देखें, अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं, अगर निकल जाए, अगर कहीं हिंद महासागर, हिंद सागर मैप, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई? आप देखिए, आपको मैं बता, ये पूरा हिंद महासागर, ये अफ्रीकी का जो पूर्वी पार्ट है ये मेडागास्कर है। और यहां आप देखिए मॉरिशस का पोजीशन देखिए, मॉरिशस ये वाला पार्ट जो है मॉरिशस का है, यहां रीयूनियन आइलैंड है, ठीक है। यहां आप देखिए डियागो गार्सिया है, ठीक है। यहां पोर्ट ब्लेयर है, यहां आपको सितवे पोर्ट है, और यहां चिटगांव वाला पोर्ट है, ठीक है। और आप ये मेडागास्कर देख सकते हो, या सिसिली देख सकते हो। यहां आप देख सकते हो ग्वादर, और यहां पे है चाबहार, यहां हम्बनतोता, ठीक। डियागो गार्सिया में अमेरिका का नवल बेस है, सेना का बेस है, नौसेना का, ठीक है। मॉरिशस, सिसिली, डियागो गार्सिया, श्रीलंका का हम्बनतोता, ये मालदीव, ये हिंद महासागर के अंदर ऐसे आइलैंड है कि कोई भी देश यहां निवेश करना चाहेगा, ताकि हिंद महासागर पे, है ना, चाइना के बढ़ते असर, अमेरिका के बढ़ते असर को
बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे आइलैंड पे हमारा निवेश होना चाहिए। और जब मॉरिशस इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और भारत के साथ उसका हमेशा से एक बढ़िया रिलेशन रहा ही है, तो उसको हम क्यों हाथ से निकलने दें? नहीं, तो इसलिए आप केवल मॉरिशस एक मत देखिए कि छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड है लेकिन हिंद महासागर के लिए एक पावर बैलेंस का काम कर सकता है भारत के द्वारा यहाँ पे इंटरेस्ट लेना। क्योंकि डियागो गार्सिया में अमेरिका का पहले से सैन्य बेस है, हम्बनतोता में चाइना का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सितवे पोर्ट में भी चाइना का है, यहाँ ग्वादर में भी चाइना का है, यहाँ पे अभी हाल ही में चाबहार भारत ने भी वहाँ पे निवेश किया है। नहीं, तो इसलिए मैप को थोड़ा आपको इसी तरह से सामने ला के रख दिया है कि इसका क्या जियोपॉलिटिकल भी एक व्यू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, मॉरिशस के बारे में पोजीशन तो देख लिए कहाँ पे था, उसके बारे में तथ्य ध्यान में रख के जाइएगा। हिंद महासागर का तारा मॉरिशस को हिंद महासागर का तारा कहा जाता है। तारा ही नहीं कहा जाता है, हिंद महासागर का तारा और चाबी, दोनों शब्द। हिंद महासागर का तारा मॉरिशस, हिंद महासागर का चाबी मॉरिशस। नहीं, स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का तारा और चाबी मॉरिशस। तो इस तारे को और इस चाबी को भारत अपने हाथ से क्यों जाने दे? नहीं, सोचने वाली बात है। एक काम आप लोग कर लीजिएगा, एक काम आप लोग कर लीजिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस पे थोड़ा सा आप लोग वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 2018 में हुआ था और 100% जो इक्विटी है इक्विटी भारत सरकार के पास है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप इसमें थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। देखिए, न्यूज में अभी और भी कई चीजें हैं और अभी जनवरी में, फरवरी में ना आएगा आपको, फरवरी महीना में ना मार्च का मैगजीन आएगा जी, तो एक वीक और मिलेगा। तो थोड़ा सा और कोई न्यूज हमारे हाथ से निकल रहा होगा तो नेक्स्ट संडे तक जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से हो सकता है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। और दूसरी बात कि आप लोग डेली न्यूज बिल्कुल पढ़िएगा, चाहे वो कैसौनों न्यूज़पेपर हो, लेकिन डेली जरूर पढ़िएगा। हिंदुस्तान, जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदुस्तान, जागरण, भास्कर, कोई भी एक पेपर, उसके लिए मायने नहीं रखता कि कितना बढ़िया तंदुरुस्त पेपर पढ़ रहे हैं। बस पेपर पढ़ने का मेरा मूल उद्देश्य है कि पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं सर, तनी बढ़िया पेपर तनी बता दीजिए ना, कौन वह पेपर पढ़ेंगे, तो हम उस सब चीज़ से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करवाया जा रहा है, उसके अलावा एक पेपर आप पढ़ते ही हैं, एक मैगजीन पढ़ते ही हैं, काफ़ी। किसी चीज़ को इतना बोझिल नहीं बनाना है, ठीक है। आराम से जो चीज़ें हो सकती हैं रिकवर, उसके लिए आपको छितराने की क्या हो सकता है। आज की क्लास यहीं पे संपन्न होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास में कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ जरूर जानने को मिला होगा, और डेली न्यूज बेसिस पे कैसे आपको काम करना है इसमें भी थोड़ा कुछ आइडिया आपको आया होगा, ठीक है। बाकी बातें
नेक्स्ट वीक